हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी के सेकेंड ईयर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी लॉ को बारे में पढ़ाया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। तो इसमें हमारा पहला आ जाता है धारा जो महत्वपूर्ण में से एक है, तो वो है धारा 5। इसमें संपत्ति का अंतरण बताया जाता है यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति को संपत्ति देना रहता है और वसीयत शामिल नहीं होते हैं। और फिर इसमें दूसरा आ जाता है हमारा धारा 6। इसमें आ जाते हैं कौन सी संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि मात्र आशा यानी कि जैसे उत्तराधिकारी का उम्मीद भी इसमें शामिल नहीं रहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, और ना ही व्यक्तिगत अधिकार किसी को रहता है, सार्वजनिक पद भी नहीं रहता है इसके लिए कोई भी। तो धारा 6 में हम लोग को ये पता चलता है। और धारा 7 में कौन सी संपत्ति ट्रांसफर हो सकता है। सक्षम व्यक्ति यानी जो व्यक्ति सक्षम है कि हाँ मैं अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी जमीन या घर को किसी की व्यक्ति को सौंप सकता हूँ, तो वो हो जाता है। संपत्ति का मालिक रहता है इसमें। फिर इसमें रहता है कानून द्वारा प्रतिबंधित ना हो, यानी जो भी उसके पास जो संपत्ति हो वो किसी भी कानून के द्वारा प्रतिबंधित ना हो, बैंड ना हो, जिसके अतिरिक्त मतलब कि जिसके अनुसार उसको दूसरे व्यक्ति को देने में या फिर दूसरे व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी हो। अब धारा 8 में ट्रांसफर के प्रभाव क्या क्या रहते हैं। तो संपत्ति से जुड़े सभी अधिकार ट्रांसफर में हो जाते हैं और जब तक अलग से कुछ ना लिखा हो यही ट्रांसफर के प्रभाव रहते हैं जो कि दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। यानी जो लिखित करके अगर हम लोग ट्रांसफर करके लिखित करके देते हैं अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को, तो जितना उसमें लिखा रहे तो ठीक है, लेकिन उस संपत्ति में अगर कुछ अलग से कुछ जोड़ दिया जाए कि इसके बाद मतलब कि ये भी इसमें उसमें शामिल हो सकते हैं, इनका भी कुछ हिस्सा रहेगा, दूसरे व्यक्ति का भी, वो एक व्यक्ति के अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति का भी, तो वो इसमें प्रभाव में आ सकता है। फिर धारा 10 में अंतरण पर प्रतिबंध। किस ट्रांसफर यानी अंतरण है उस पर प्रतिबंधित लगाया गया है। तो पहला है हमारा संपत्ति को उपयोग पूर्ण रूप से रोक अवैध है, यानी कि जो अवैध तरीके से जो गलत तरीकों से इसका उपयोग करते हैं उनके लिए ये प्रतिबंधित लगाता है। फिर दूसरा है और लेकिन लेसेस में मान्य हो सकती है, लेस यानी कि है ना घाटा में मान्य हो सकती है, तो ये आ जाता है इसमें प्रतिबंध में। फिर धारा 11 में सीमित उपयोग की शर्त क्या क्या रहती हैं। तो पहला इसमें शर्त है यदि संपत्ति दी जाए लेकिन उपयोग पर शर्त हो तो शर्त अमान्य है, यानी किसी व्यक्ति को वो संपत्ति दी जा रही है और उस संपत्ति पर भी अगर शर्त रख दिया जाए तो वो शर्त अमान्य, उस शर्त को नहीं माना जाएगा। फिर धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम यानी रूल ऑफ अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाता है संपत्ति को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता है और ये जीवन और काल यानी 18 वर्ष तक ही वैध माना जाएगा। ये इसमें ये जितना भी मैं अभी धारा बताऊंगी उन सभी धारा में से ये धारा 14 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट धारा है। इन धारा 15 में लाभार्थी को अंतरण। इसमें यदि लाभार्थी वर्ग हैं जो अस्तित्व में हो उन्हें लाभ मिलेगा, यानी कुछ ऐसी भी जगह ही रहती है या कुछ बस मतलब कि
वस्तु या जगह, मकान, कुछ भी हो जहाँ पर सरकार द्वारा लाभ मिले या किसी व्यक्ति द्वारा लाभ मिले तो उसे लाभार्थी कहेंगे। फिर धारा 16 में पूर्व शर्त विफल होने पर इसमें क्या किए जा सकते हैं धारा 16 में, तो इसमें है कि यदि पूर्व शर्त पूरी नहीं तो अंतरण भी अमान्य मान लिया जाएगा। फिर धारा 17 में संपत्ति का संचय यानी कि एक्यूमुलेशन, तो इसमें आ जाता है हमारा आय को सीमित समय तक ही जमा किया जा सकता है। धारा 17 के तहत आय यानी जो भी हमारा इनकम है उसको हम लोग समय सीमा तक ही, जितना सीमित सीमा हमारा बनाया रहेगा उतना ही सीमित सीमा तक ही हम उसका जमा कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। फिर इसमें आ जाता है विक्रय। जब हमारा धारा खत्म होता है अब इसमें हम जानेंगे विक्रय। सेल से संबंधित धाराएं क्या है, तो इसमें धारा 54 विक्रय की परिभाषा बताती है। फिर कीमत के बदले संपत्ति का हस्तांतरण करना। फिर 100 रुपये से अधिक का अंचल संपत्ति रजिस्ट्रेशन, अंचल संपत्ति यानी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 100 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन रहता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो हम लोग को जरूरी रहता है। किसी भी ज़मीन या मकान की लिखावट अगर हम लोग लेते हैं वो हम लोग को लिखित लेना रहता है, जो अपने नाम पे हम लोग करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो वो 100 रुपये वाला जो रजिस्ट्रेशन रहता है उसे लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। फिर अब हम लोग आ जाते हैं बंधक में यानी मॉर्टेज। बंधक धारा 58 के तहत बंधन के जो प्रकार हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बंधक की जो प्रकार है वो 6 प्रकार हैं। मैं इसमें लिखूंगी, आप लोग को पता कर देख लीजिएगा। तो मैं इसे अभी इरेज करके उसके बाद मैं मॉर्टेज के बारे में लिख देती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो 6 थे, सिंपल मॉर्टेज, फिर मॉर्टेज बाय कंडीशनल सेल, फिर उसके बाद आ गया हमारा यूज फॉर्सली मॉर्टेज, फिर इंग्लिश, फिर इक्वालिटीएबल, फिर एनोमोलस। ये सब हमारा मॉर्टेज बंधक के प्रकार जितने भी 6 प्रकार थे तो उन सभी को मैंने लिख दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इसकी जो धाराएं बची हुई हैं वो वीडियो को मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।